Good morning everyone. This is Nihar Dhaka and taking next lecture on consignment account. Okay. So आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्लोजिंग स्टॉक अगर आपके कंसाइनमेंट अकाउंट्स में दिया हुआ है तो उसका वैल्यूएशन और कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन आपको भी पता नहीं है, इस वजह से थोड़ा अलग लग सकता है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, उसका वैल्यूएशन भी कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़, क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट में क्यों दिया रहता है या उसका वैल्यूएशन करना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, जब भी कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी की सभी गुड्स जो कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजी हुई है वो पूरी सोल्ड आउट हो जाए, बेची जाए। बराबर समझ लीजिए, अगर कंसाइनर 1 लाख की गुड्स भेज रहा है तो पूरी 1 लाख की गुड्स कंसाइनी बेच देगा, ये ज़रूरी नहीं है, या जो बिक जाएगी ज़रूरी नहीं है। उसमें से कुछ गुड्स बच जाती है किसके पास? कंसाइनी के पास। तो जो बची हुई गुड्स है कंसाइनी के पास उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है इसका वैल्यूएशन करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब देखिए, जब हम अकाउंट बनाते हैं तो अगर हम क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं करेंगे, उसको अकाउंट में शो नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो हमारा प्रॉफिट, जो रियलाइज प्रॉफिट है वो डिटरमाइन करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाएगा। जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो आएगा ही नहीं आपका। आएगा क्या? नहीं आएगा। तो उस रियल प्रॉफिट को या एक्चुअल प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए, ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक, और उसका वैल्यूएशन भी प्रॉपर तरीके से होना ज़रूरी है। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या रहता है? उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो उसका जो वैल्यूएशन होता है वो कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, अब ये पहली चीज़ हो गई कि कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग बेसिस पे लेना है, और दूसरा एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमको प्रॉपरली लेना है कि वो रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है। अगर हम रिकरिंग एक्सपेंसेस को भी ले लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में तो आपका प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता है। इसलिए हमको वो रिकरिंग एक्सपेंसेस को छोड़ के सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, वो चाहे कंसाइनी के हो या कंसाइनर के हो, दोनों के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का प्रपोर्शन हमें लेना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए। ठीक, तो अब यहां पे आपको एक प्रॉब्लम होगा कि सर आपने तो बोल दिया कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं लेना है, बट व्हाट इज मीन बाय नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस, उसका प्रपोर्शन कैसे लेना है? ठीक है ना। द क्वेश्चन शुड बी अराइज इन योर माइंड बिकॉज दिस इज सम डिफिकल्ट थिंग। यानी पता नहीं रहता है जनरली बहुत से लोगों को कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में फर्क क्या है यार। हाँ, नाम तो सेम लग रहा है, सिर्फ रिकरिंग और वहां पे नॉन लग गया, लेकिन ऐसा नहीं है। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में देयर इज अ बिग डिफरेंस। अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब जो होता है दैट इज व्हाट, कि कंसाइनर जब गुड्स भेजता है ना कंसाइनी को, कंसाइनर क्या करता है? कंसाइनी को गुड्स भेजता है, तो उसको भेजने के लिए उसे कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, जैसे कि फ्रेट, कैरेज, लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज देना पड़ता है, वेजेस देने पड़ते हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, वैसे ही जब कंसाइनी वो गुड्स रिसीव करता है, कंसाइनर के तरफ से आई हुई गुड्स को रिसीव करता है, तो कंसाइनी को भी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। उसको भी क्या करना पड़ता है? उसको भी लोडिंग अनलोडिंग के लिए एक्सपेंस देना पड़ता है, वेजेस देने पड़ते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, अगर गोडाउन में गुड्स आ रही है, रेलवे स्टेशन पे गुड्स आ रही है या एयरपोर्ट पे आ रही, तो वहां से गुड्स ले जाना अपने गोडाउन तक, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ सकता है। दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, विच मीन्स व्हाट, कि बिफोर सेल जो एक्सपेंसेस होते हैं, सेल्स करने से पहले, गुड्स को सोल्ड आउट करने के पहले, गुड्स से रिलेटेड एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, दैट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड व्हाट? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। और रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड विद योर सेल्स। सेल से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है ना स्टूडेंट्स, उसको कहा जाता है रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब व्हाट इज मीन बाय सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस? तो कंसाइनी की तरफ गुड्स आने के बाद वो क्या करता है? अपने गुड्स को सोल्ड करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट करता है, जैसे सेल्समैन को अपॉइंट करेगा उसको सैलरी देनी पड़ती है, कमीशन देना पड़ता है, ट्रैवलर्स कमीशन देना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये सब सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस है। तो ये सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस को ही हम रिकरिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब ये क्यों इन्वॉल्व नहीं करते या इंक्लूड नहीं करते अपने क्लोजिंग स्टॉक में? तो जो गुड्स बेच रहे हैं
उससे रिलेटेड एक्सपेंस है रिकरिंग एक्सपेंस। तो क्लोजिंग स्टॉक बेचे हुए गुड्स का रहता है क्या? ऑब्वियसली नहीं। वो हमारे पास जो स्टॉक रखा हुआ है, जो बेचा नहीं है, रखा है, उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो उसको वो सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। तो वो एक्सपेंसेस हमको लेने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं कि आपको रिकरिंग एक्सपेंसेस और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में फर्क समझा होगा। फिर से एक बार बता देता हूं कि रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस और नॉन रिकरिंग मतलब सेल्स के पहले, मतलब कंसाइनर जब गुड्स भेजता है कंसाइनी को, तो वो गुड्स भेजने से लेके गुड्स रिसीव करने तक कंसाइनर और कंसाइनी जो एक्सपेंसेस करते हैं स्टूडेंट्स, उसे कहा जाता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अब ये जो नॉन रिकरिंग और रिकरिंग तो हो गया, तो इससे रिलेटेड यानी कौन से एक्सपेंसेस है नॉन रिकरिंग और रिकरिंग, ये आपको अगर पता करना है तो नीचे देखिए, आपको नीचे नोट्स दिख जाएंगे, उसमें लिस्ट दी हुई है कि कौन से एक्सपेंसेस रिकरिंग है और कौन से नॉन रिकरिंग। तो आपको एक इजी हो जाएगा कि जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो जो एक्सपेंसेस आपके रिकरिंग है वो छोड़ देना है और जो नॉन रिकरिंग है वो कैलकुलेशन में, वैल्यूएशन में लेना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसका प्रोफॉर्मा फॉर्मेट देखते हैं कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उसको किस तरह से किया जाता है। ठीक है, चलिए लेट्स सी। ठीक, सबसे पहले अब यहां पे भी देखिए, जब हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो वो वैल्यूएशन करते समय दो चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले कैलकुलेशन करना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक का, और दूसरा है वैल्यूएशन। तो कैलकुलेशन और वैल्यूएशन में क्या फर्क है सर? क्या फर्क है? कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जो गुड्स बची है क्लोजिंग स्टॉक की, नंबर ऑफ यूनिट्स, उसको बोला जाता है कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 यूनिट्स भेजे हैं मेरे कंसाइनी को, उसने उसमें से 80 यूनिट बेच दिए, तो उसके पास 20 यूनिट बचे, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक के नंबर ऑफ यूनिट्स। तो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। और वैल्यूएशन का मतलब क्या? तो जो क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स बचे हुए उसकी वैल्यू निकालना, कितने रुपए के वो गुड्स है, कितने रुपए का वो स्टॉक है, उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है, उसको वैल्यूएशन कहा जाता है, उसका प्राइसिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो हम दोनों का प्रोफॉर्मा देखते हैं। अब कैलकुलेशन में ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल सी चीज़ है, इतने की गुड्स भेजे, उसमें से इतने बेच दिए और इतने बच गए, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, अब कैलकुलेशन में क्या होगा? सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स या गुड्स सेंट। ठीक है, अब मैं नंबर ऑफ यूनिट्स इसलिए बोल रहा हूं कि हर प्रॉब्लम में यूनिट्स ही नहीं बोलेगा, कभी वो नंबर ऑफ टॉयज बोलेगा, कभी वो लीटर बोलेगा, कभी वो केजी बोलेगा। सो इट शुड बी डिफरेंट इन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। तो हम उसको नंबर ऑफ यूनिट्स ही बोल देते हैं कि सबसे पहले आएगा नंबर ऑफ यूनिट्स सेंट। ठीक, मैं इसमें और स्पेसिफाई कर देता हूं बाय कंसाइनर। ठीक, इसमें से माइनस यूनिट्स लॉस्ट बाय नॉर्मल एक्टिविटी। ये बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद के टाइप में आपको नॉर्मल लॉस का एक टाइप आएगा और एबनॉर्मल लॉस वाला टाइप आएगा। तो उसमें नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस की वजह से भी अगर गुड्स लॉस्ट होती है तो उतनी गुड्स तो चली जाएगी ना, वो चली जाएगी तो हमारे पास जो बचेगा वही हमें चाहिए, इसलिए इसको माइनस करना पड़ता है। तो इसे हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं, ये माइनस होगा। इसके बाद माइनस यूनिट्स लॉस बाय एबनॉर्मल एक्टिविटी, इसको बोला जाता है एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का जो डिफरेंस है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।
वो हमारा नेक्स्ट टाइप रहेगा, नेक्स्ट पार्ट रहेगा इस कंसाइनमेंट का, ठीक है, तो उसमें बताऊंगा। तो एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से भी अगर आपके यूनिट्स लॉस्ट होते हैं तो यूनिट चले जाते हो तो उतने यूनिट्स आपको माइनस करना पड़ेगा, तो मैं ब्रैकेट में शो कर देता हूँ जो माइनस करना है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में माइनस यूनिट्स क्या आएगा, बोलो, सोल्ड, बराबर है ना, यूनिट सोल्ड किए जाएंगे, वो भी यूनिट्स बाहर चले जाएंगे, तो ये यूनिट सोल्ड, इसको भी हम माइनस करेंगे, और इसमें से ये माइनस करने के बाद जो बचेगा इसको कहा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का नंबर हो गए इन नंबर ऑफ यूनिट्स, ये नंबर हो गया। लेकिन हमें चाहिए इसकी वैल्यू, क्योंकि हम अकाउंट्स बनाते हैं ऑन वैल्यूएशन बेसिस, नॉट ऑन नंबर बेसिस। तो हमें अकाउंट्स के लिए क्या चाहिए, इसकी वैल्यू। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत सिंपल है, चलिए। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जब हम करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहली चीज कॉस्ट ऑफ गुड्स इन क्लोजिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक में जो गुड्स बची है क्लोजिंग स्टॉक की, उसकी कॉस्ट लेनी है आपको, सेलिंग प्राइस नहीं, क्योंकि वो बची हुई गुड्स है, और जो हमारा स्टॉक रहता है जनरली हम कॉस्ट प्राइस पे ही लेना पड़ता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं, क्योंकि वो बेची नहीं है, वो हमारे पास है, ठीक है। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आएगा। उसके बाद इसमें प्लस होता है क्या, प्रपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ठीक है, कंसाइनर। ठीक, तो अब आपको और एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज मीन बाय सर प्रोपोर्शनेट, है ना, क्योंकि मैंने तो रिकरिंग नॉन रिकरिंग बता दिया। नॉन रिकरिंग मतलब जो एक्सपेंसेस सेल्स से पहले होते हैं, कंसाइनर गुड्स भेजता है कंसाइनी को, भेजने के लिए और लोडिंग अपलोडिंग से लेके कंसाइनी को भेजने तक जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो ये तो हो गया, लेकिन प्रोपोर्शनेट मतलब क्या, तो प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है कि जब आप अगर मैंने समझ लीजिए 1 लाख की गुड्स भेज दी, उसमें से 90,000 की गुड्स उसने बेच दी है कंसाइनी ने, तो उसके पास बची कितने की गुड्स, 10,000 की। तो अगर मैंने 1 लाख के लिए 10,000 का खर्चा किया तो 10,000 की गुड्स के लिए कितना खर्चा, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, अनुपात, बराबर है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1 लाख की गुड्स सेंड की तो इसके लिए कितना खर्चा हुआ, 10,000। तो मेरे पास बचा है अभी कितना स्टॉक, समझ लीजिए 10,000 का, तो इसके लिए कितना एक्सपेंस हुआ, प्रोपोर्शन निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हम। $10,000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1 लाख, तो ये आ जाता है 1,000। ओ माय गॉड, सॉरी, ये आता है 1,000। ठीक, तो ये प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस हो गया, मतलब 1 लाख के लिए अगर 10,000 का खर्चा लग रहा है तो 10,000 के लिए कितने का खर्चा लगेगा, तो 1,000 का खर्चा, सिंपल सी बात। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस। तो ये प्रोपोर्शन हमको निकालना है, इसको हम बाद में देखेंगे, एग्जाम्पल में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हो गया कंसाइनर का। अब इसमें प्लस होता है, और क्या प्लस होगा स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, ठीक।
वो भी ऐसे ही निकालने, हमें कंसाइनी का भी प्रोपोर्शनेटली निकालना है। जैसे कंसाइनर के एक्सपेंसेस रहते हैं उसका प्रोपोर्शन निकालते हैं, वैसे कंसाइनी के एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शन और इन सब की जो टोटल आती है उसे कहा जाता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये कहा जाता है इसको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉब्लम देखेंगे, पहले हम इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। चलिए, तो आपको प्रॉब्लम आपके स्क्रीन के नीचे दिख जाएगा, ये देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं। Suppose 50 radio sets are sent on consignment at a cost of rupees 1000 per set. The consignor spent rupees 2000 on freight. The consignee spent rupees 3000 for octroi duty and rupees 2000 for insurance of godown. Presuming that 30 sets are sold out, how the stock will be valued? Okay? अब यहाँ पे कितना दिया है कि उसने 50 रेडियो सेट्स सेंड किया है, कंसाइनमेंट एक की कॉस्ट है 1000 रुपये। ठीक, और द कंसाइनर स्पेंड 2000 ऑन फ्रेट, द कंसाइनी स्पेंड रुपीज 3000 फॉर ऑक्ट्राई ड्यूटी एंड रुपीज 2000 फॉर इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन। ठीक, तो प्रिज्यूमिंग दैट 30 सेट्स आर सोल्ड आउट, हाउ द स्टॉक विल बी वैल्यूड। तो 50 जो सेट्स भेजे थे उसमें से उसने 30 बेच दिया, तो बचे कितने? 20। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो सिंपल है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले क्या है? गुड सेंट, कितने भेजे थे रेडियो? 50, माइनस सिर्फ सेल है, गुड सोल्ड, आप रेडियो सेंट या रेडियो सोल्ड भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। कितने रेडियो सोल्ड किए? 30, तो कितना बचा? 20। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ रेडियो इन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब ये नंबर मिल गया, हमें इसका वैल्यूएशन करना है, कितने वैल्यू का है ये क्लोजिंग स्टॉक, ये हमको देखना है। तो यहां पे हमें ये प्रोफॉर्मा में अप्लाई करना होगा। चलिए मैं उसको ब्लू पेन में लिखता हूं, आपको समझ जाएगा जल्दी। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो सबसे पहले हमें लेना है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स इन क्लोजिंग स्टॉक। जो गुड्स बची है उसकी कॉस्ट कितनी है वो शो करना है। तो यहां पे मैं ले रहा हूं कॉस्ट ऑफ रेडियोज, कितने बचे हैं? 20। एक रेडियो की कॉस्ट कितनी थी? स्टार्टिंग में दिया है 1000 रुपए का, एक रेडियो भेजा था 1000 रुपए के हिसाब से, तो 20 into 1000 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 20,000, 20,000। ठीक है, अब प्लस क्या करना है? प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस लेना है कि जैसे अगर उसने 50 रेडियो के लिए इतना खर्चा किया तो 20 के लिए कितना। तो देखिए स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि 50 रेडियो भेजने के लिए द कंसाइनर स्पेंट रुपीज 2000 ऑन फ्रेट। तो कंसाइनर का एक्सपेंस हमेशा नॉन रिकरिंग ही एक्सपेंस होता है क्योंकि वो सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस नहीं करता जनरली। तो यहां पे इसने अगर 50 रेडियो के लिए 2000 का खर्चा किया तो अपने पास क्लोजिंग स्टॉक में कितने रेडियो बचे हैं? 20। तो 20 के लिए कितना खर्चा? ठीक है, निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 50, तो कितना आएगा? 40 इंटू 20, 800।
ठीक है, कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो 800 आ जाएगा। अब ये हो गया एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। अब हमें प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी भी लेना है, प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। तो कंसाइनी का एक्सपेंस निकालते समय आपको रिकरिंग नॉन रिकरिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि कंसाइनी एक्सपेंसेस दोनों टाइप के करता है, रिकरिंग भी करता है और नॉन रिकरिंग भी करता है। तो यहां पे उसने कौन से एक्सपेंस किए, तो द कंसाइनी स्पेंड ₹3000 फॉर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी एंड ₹2000 फॉर इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन। तो इसमें दो टाइप के एक्सपेंसेस किए उसने, 3000 ऑक्ट्रॉय ड्यूटी के लिए किया है और 2000 रुपए उसने इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन किया है। तो इसमें जो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पहला एक्सपेंस है 3000 का, वो नॉन रिकरिंग है, क्योंकि ऑक्ट्रॉय ये जो गुड्स रिसीव करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, और जो गोडाउन इंश्योरेंस दिया है उसने दैट इज रिकरिंग एक्सपेंस, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस है, उसको नहीं लेना है। तो उसका नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कितना है, सिर्फ 3000। कितने यूनिट्स के लिए, 50 यूनिट्स के लिए 3000। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट के लिए कितना, तो 3000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ जाएगा, 60 इंटू 20 1200, 1200 रुपए। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी और प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, और ये कॉस्ट ऑफ रेडियोस। अब इन तीनों की टोटल की जाएगी तो जो आएगा दैट इज 22,000। इसका टोटल आ रहा है 22,000। दिस इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसे कहा जाता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया आपको, बहुत इजी मेथड से बताया है। हाँ, ये प्रोपोर्शन निकालने में थोड़ी तकलीफ आपको हो सकती है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम लेता हूं कंसाइनमेंट का, जिसमें हम कंसाइनर के बुक में अकाउंट्स लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कहां देना है वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स सी। प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पे भी प्रॉब्लम आ गया होगा, नीचे देख लीजिए, आपके स्क्रीन में प्रॉब्लम देख लीजिए। प्रॉब्लम मैं पढ़ता हूँ, उस तरह से हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप अगर प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसको पॉज करके लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए। ठीक, यहां पे प्रॉब्लम दिया है नीलकमल कंपनी लिमिटेड। तो नीलकमल कंपनी लिमिटेड का प्रॉब्लम जो है उसमें क्या बनाना है, मैं सबसे पहले लास्ट ही लाइन पढ़ता हूं, उसमें क्या बनाना है वो पहले देखते हैं। आपके पास प्रॉब्लम है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम पढ़ते जाएंगे और उसकी एंट्रीज हमारे अकाउंट्स में करते जाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, चलिए। प्रॉब्लम के लास्ट में अगर आप देखते हो लास्ट पैराग्राफ, तो उसमें बोल रहा है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नीलकमल कंपनी लिमिटेड एंड रामास्वामी एंड ऑल्सो प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी है, मतलब जो कंसाइनर है, उसके बुक्स में जर्नल एंट्रीज हम नहीं देखेंगे आज, हम सिर्फ अकाउंट देखेंगे। जर्नल एंट्रीज मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, तो आप उसको लिख सकते हो, वो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। अकाउंटिंग में आपको किस तरह से करना है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंसाइनर के बुक में, कंसाइनर मतलब कौन है, नीलकमल कंपनी, तो उसके बुक्स में हमें लेजर बनाने हैं। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के लेजर्स है, नेसेसरी लेजर्स बोला है, तो हम नेसेसरी लेजर्स बनाएंगे। तो इन द बुक्स ऑफ, सबसे पहले मैंने क्या बोला,
जब भी आप कंसाइनमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है ये डिसाइड कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे कंसाइनर है नीलकमल कंपनी लिमिटेड। तो इन द बुक्स ऑफ नीलकमल कंपनी लिमिटेड, दिस इज द कंसाइनर। इसके बुक में कौन से अकाउंट्स बनाने हैं हमें? तो ऑब्वियसली एक बनता है पहला कंसाइनमेंट अकाउंट, उसके बाद बनता है कंसाइनी अकाउंट। अब कंसाइनी कौन है यहाँ पे? तो रामास्वामी, ठीक है ना। किसको गुड्स भेजा है उसने? रामास्वामी ऑफ चेन्नई को। तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट बनेगा रामास्वामी अकाउंट। उसके बाद गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, नेसेसरी अकाउंट्स में एक अकाउंट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना है हमें। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, बहुत छोटा अकाउंट रहता है, नो प्रॉब्लम। और एक लास्ट में इन्वेंट्री अकाउंट या क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। ठीक, चल। तो आपको इसका हेडिंग पता ही है क्या रहता है? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक। सभी जगह वही आएगा हेडिंग। अब हम सॉल्व करते प्रॉब्लम। तो एक स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम पढ़ते जाएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए, नीलकमल कंपनी लिमिटेड बॉम्बे सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1000 प्लास्टिक चेयर्स ऑफ एट कॉस्ट ऑफ ₹250 ईच टू रामास्वामी ऑफ चेन्नई। नीलकमल जो कंसाइनर कंपनी, उसने कंसाइनी रामास्वामी को गुड्स भेजी है, चेयर्स भेजी है। कितनी चेयर्स भेजी है? 1000 चेयर्स भेजी है। कितने के भाव से भेजी है? तो 1000 चेयर्स एट द रेट ऑफ 250 ईच। चलिए मैं तो गुड्स भेजी है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1000 को 250 से तो 2,50,000 की गुड्स भेजी है। किसने भेजी है? नीलकमल कंपनी ने। कंसाइनमेंट के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कंसाइनमेंट अकाउंट के कौन से साइड में एंट्री आती है? डेबिट साइड में। पहले ही बताया हुआ है मैंने आपको। हाँ सर, कहाँ पे आएगी एंट्री? गुड्स सेंट की कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस कर कौन रहा है? नीलकमल एंड कंपनी लिमिटेड। क्योंकि अपने बुक में वो नीलकमल अपना नाम नहीं लिख सकता, इसलिए वो कौन से नाम से एंट्री करता है? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने गुड्स? 1000। कितने के भाव से? 250 के भाव से। कितना हो गया? 2,50,000। ठीक है। फिर से नीलकमल कंपनी ने 1000 चेयर्स भेजी रामास्वामी को कंसाइनमेंट के लिए। वो एक्सपेंस है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट के कौन से साइड पे एंट्री? डेबिट साइड में। एक्सपेंस कौन कर रहा है? नीलकमल कंपनी लिमिटेड, जो अपने बुक में अपना नाम नहीं लिख सकता, इसलिए कौन से नाम से एंट्री? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हमारे पास है क्या? है सर, है सर। तो अगर हमारे पास है तो हम क्या करते हैं? दूसरा इफेक्ट देते हैं ना सर? देते हैं? हाँ सर। कंसाइनमेंट के डेबिट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के कौन से साइड में एंट्री? क्रेडिट साइड में। कौन से नाम से? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। 2,50,000।
तो हमारा रूल है कि अगर जो नाम से हम एंट्री कर रहे हैं सेम नाम से अकाउंट अपने पास अवेलेबल है तो दूसरा इफेक्ट दीजिए, होने वाले इफेक्ट दो जगह अपोजिट साइड में सेम अमाउंट से, ठीक है। इसके अकाउंट में उसका नाम तो उसके अकाउंट में इसका नाम जाएगा, बस। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, द कंपनी पेड ₹2000 एज फ्रेट एंड ₹1000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। एक्सपेंसेस हुआ है, फिर से कंपनी ने जो गुड्स भेजी उसके लिए एक्सपेंस किया है। कंपनी मतलब कौन, नीलकमल कंपनी। तो एक्सपेंस है तो कंसाइनमेंट अकाउंट के कौन से साइड पे एंट्री, डेबिट साइड में। एक्सपेंस कौन कर रहा है, नीलकमल कंपनी कर रहा है। अपने बुक में वो अपना नाम लिखेगा क्या, नहीं लिखेगा। कौन से नाम से एंट्री करेगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। आप चाहे तो इसको इनर कॉलम में लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस जो भी दिए हैं मैं इनर कॉलम में लिख के बताता हूं आपको कि कैसे लिखना है। तो फ्रेट 2000 और इंश्योरेंस 1000, दोनों की टोटल आउटर में 3000, ठीक है। अब कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट है क्या हमारे पास, नहीं है सर, तो दूसरा इफेक्ट बिल्कुल नहीं आएगा सर, क्योंकि अगर अकाउंट रहता है तभी हम दूसरा इफेक्ट देते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाइल सेंडिंग द चेयर्स टू रामास्वामी, रामास्वामी वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन एट 6% ऑन द ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। तो जब भी सेल होगा, क्योंकि कमीशन तो जब सेल किया जाएगा तब निकालेंगे ना, अभी सेल होने का है, तो वो सिर्फ बता रहा है, इंटीमेट कर रहा है हमें कि जब सेल करेगा रामास्वामी तो उसको 6% कमीशन हमें ग्रॉस सेल पे देना है, ठीक है। दे देंगे, अभी नहीं देंगे, जब सेल करेगा तब देंगे। आगे क्या बोल रहा है, नीलकमल कंपनी ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹60,000 ऑन रामास्वामी एज एन एडवांस अगेंस्ट द कंसाइनमेंट। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो कंसाइनमेंट में एडवांस रहता है, कंसाइनी के तरफ से कंसाइनर को मिलता है, रामास्वामी के तरफ से नीलकमल को मिल रहा है, तो उसकी एंट्री हमेशा कंसाइनी के क्रेडिट साइड में होती है। जब भी एडवांस मिलता है कंसाइनी के तरफ से कंसाइनर को, उसकी एंट्री कंसाइनी के क्रेडिट साइड में होती है। अब जो फॉर्म में वो पे करेगा एडवांस, उस फॉर्म में उस नाम से आपको एंट्री करनी है। अगर कैश देता है तो कैश के नाम से, बिल देता है तो बिल्स रिसीवेबल के नाम से, बैंक ड्राफ्ट देता है तो बैंक के नाम से। तो यहां पे उसने क्या दिया है, नीलकमल कंपनी ड्रू बिल ऑफ एक्सचेंज ₹60,000, ठीक है। अब 60,000 का बिल दिया है तो बाय बिल्स रिसीवेबल के नाम से एंट्री करेंगे हम, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट रामास्वामी के क्रेडिट साइड में। कितना, 60,000, 60,000। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है क्या हमारे पास कहीं पे, नहीं है ना सर, तो दूसरा इफेक्ट बिल्कुल नहीं आएगा सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू द कंपनी। एक्सेप्ट करके रिटर्न मतलब वो कैंसिल नहीं है, रिटर्न कर दिया कि हाँ भैया साइन कर दिया और रिटर्न कर दिया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, which discounted the bill with its banker for ₹59,600। तो ये जो बिल था 60,000 का किसको मिला, नीलकमल कंपनी लिमिटेड को, इसने इसको डिस्काउंट करवा दिया बैंक में से। कितने हजार में, 59,600 में, ठीक है। 60,000 का बिल था, 59,600 में उसने डिस्काउंटेड करवा दिया, मतलब बैंक को 400 रुपए का डिस्काउंट दिया। 60,000 का बिल और ये नीलकमल कंपनी बैंक में जमा करके बैंक के तरफ से 59,600 रुपए ले रहा है, 59,600 ले रहा है, तो वो बैंक को 400 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो जो डिस्काउंट दे रहा है कंसाइनमेंट के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो कंसाइनमेंट के कौन से साइड में, डेबिट साइड में। एक्सपेंस करने वाला नीलकमल, अपने बुक में अपना नाम नहीं लिख सकता तो हम इसको नाम देते हैं टू डिस्काउंट ऑन बिल। कितना, 400। कैसे आया समझा, 60,000 का बिल था, बैंक में हमने 59,600 से डिस्काउंट किया, मतलब 400 रुपए हमने बैंक से कम लिए। जो 400 रुपए कम लिए वो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ये कंसाइनमेंट के डेबिट में आया। डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट हमारे पास नहीं है तो दूसरा इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंट सेल्स वॉज रिसीव्ड फ्रॉम रामास्वामी इन विच द फॉलोइंग डिटेल्स वेयर शोज। अब अकाउंट स्टेटमेंट भेजा रामास्वामी ने कि भैया मैंने ये चीजें की है, मैंने गुड्स को बेचा,
फिर उस पर एक्सपेंसेस किया, फिर मैंने इतना कमीशन काटा, वॉट एवर तो दिया हुआ है। तो उसने क्या बोला कि 750 चेयर्स सोल्ड बाय रामास्वामी फॉर रुपीज 2,40,000। अब उसने कितनी चेयर बेचा? 750। कितने में? 2,40,000 में। कंसाइनमेंट के लिए क्या है? इनकम। इनकम है तो कंसाइनमेंट अकाउंट के कौन से साइड पे एंट्री? क्रेडिट साइड में। कौन बेच रहा है? रामास्वामी। तो किसके नाम से एंट्री करते हैं हम? बाय रामास्वामी अकाउंट। तो टोटल 2,40,000 में डायरेक्ट ही दिया है, बेचा, तो 2,40,000 लिख देते हैं हम। अब जब भी हम एंट्री करते हैं वो सेम नाम हमारे पास है कि नहीं है, उसका अकाउंट है कि नहीं है, चेक करते हैं। तो है, रामास्वामी अकाउंट हमारे पास है, तो दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा। कंसाइनमेंट के क्रेडिट में रामास्वामी, तो रामास्वामी के डेबिट में टू कंसाइनमेंट अकाउंट, वही सेम अमाउंट 2,40,000। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रामास्वामी वेयर। अब एक्सपेंसेस किए रामास्वामी ने, डॉक चार्जेस, कैरेज, सेलिंग एक्सपेंसेस, तो जो भी एक्सपेंस किए वो कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के कौन से साइड पे आएगा? डेबिट साइड में आएगा। एक्सपेंस कौन कर रहा है? रामास्वामी कर रहा है। नीलकमल अपने बुक में अपना नाम नहीं लिख सकता, लेकिन रामास्वामी लिख सकता है, तो यहां पे टू रामास्वामी अकाउंट। अब मैं यहाँ पे बाइफरकेट नहीं करता, डायरेक्ट टोटल लिखता हूँ, आपके पास है, आप बाइफरकेट करके भी शो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 350 प्लस 550 प्लस 800, टोटल एक्सपेंसेस हो गया 1,700। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,700। अगेन रामास्वामी अकाउंट है मेरे पास, है, अगर है तो दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कंसाइनमेंट के डेबिट में रामास्वामी, तो रामास्वामी के क्रेडिट में कंसाइनमेंट अकाउंट। 1,700। दूसरी चीज, जब सेल हुआ तभी कमीशन की एंट्री करना है। ठीक है, स्किप हो गई, भूल गए, लेकिन जब भी सेल होता है तभी कमीशन की, क्योंकि कमीशन उसने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 6% देना है, तो हमने उसको छोड़ दिया। अगर छोड़ दिया तो हमारा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। तो ठीक है, अभी याद आ गया, हम उसकी एंट्री कर देते हैं। कमीशन भी कंसाइनमेंट के लिए एक्सपेंस होता है, तो कमीशन की एंट्री भी कंसाइनमेंट के डेबिट में आएगी। किसको दे रहे हैं हम? रामास्वामी को, तो रामास्वामी अकाउंट। कितना है कमीशन? तो निकाल लीजिए आप। 2,40,000 का 6% कितना होता है? 2,40,000 का 6% आई थिंक 14,400, 14,400 होता है। ठीक है, कैलकुलेट करके आप देख लीजिए कैसे आया। तो यहाँ पे लिखता हूँ 2,40,000 इंटू 6%, जो कमीशन का रेट है वो। तो ये 14,400 जो दिया है कंसाइनमेंट के डेबिट में, अब ये दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा क्योंकि रामास्वामी का अकाउंट हमारे पास है। कंसाइनमेंट के डेबिट में अगर रामास्वामी, तो रामास्वामी के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 14,400। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? ओके, दिया हुआ ही है, कमीशन चार्ज बाय रामास्वामी एट द एग्रीड रेट, तो हमने उसके हिसाब से एंट्री कर दी कमीशन की। आगे बोल रहा है अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ रुपीज 1,40,000 वॉज एनक्लोज विद द अकाउंट सेल्स बाय रामास्वामी। 1,40,000 का बैंक ड्राफ्ट उसने दे दिया है। तो 1,40,000 का जो बैंक ड्राफ्ट दिया है वो रामास्वामी के तरफ से आया हुआ है, उसके तरफ से हमारे तरफ एडवांस बोलिए, जो बैलेंस पेमेंट है उसमें से अमाउंट आ रही है, तो उसकी एंट्री हमेशा रामास्वामी के क्रेडिट में। जब हम रामास्वामी को कुछ देंगे तो उसकी एंट्री डेबिट में, और रामास्वामी की तरफ से हमारे पास कुछ आएगा उसकी एंट्री क्रेडिट में। तो यहाँ पे अभी बैलेंसिंग करके निकालने को ना बोलते हुए कुछ अमाउंट का उसने बताया कि इतना अमाउंट इसके तरफ से आया, तो हम बाय ड्राफ्ट मिला है तो बैंक अकाउंट के नाम से लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट 1,40,000। ठीक है, दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि बैंक अकाउंट हमारे पास नहीं है। अब निकालना है हमें क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है प्रॉब्लम में कि 1,000 यूनिट्स भेजे थे, उसमें से 750 ही बेचे हैं, तो 250 बच गए, तो हमें क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक। तो चलिए क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं और उसका एंट्री भी शो करते हैं हम। ठीक है,
होप कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेशन मतलब देखिए, मैंने गुड्स सेंड किए थे चेयर्स, गुड्स सेंड कितनी 1000, उसमें से माइनस गुड्स सोल्ड कितनी 750, तो कितना बचा 250। तो ये क्या है, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन ये नंबर है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, नंबर ऑफ चेयर्स है, हमें सिर्फ नंबर नहीं चाहिए, उसकी वैल्यू भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यूएशन कैसे करना है, सबसे पहले आएगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स। जो गुड्स आपकी बची है उसकी कॉस्ट लेना है। कितने गुड्स बची है क्लोजिंग स्टॉक की 250, तो 250 इंटू एक चेयर की कॉस्ट कितनी थी 1000, नहीं सॉरी 250 थी, ठीक है 250, तो कितने हो गए 250 इंटू 250 62,500। ठीक, इसके बाद इसमें क्या करते हैं हम, प्लस। क्या प्लस करते हैं, प्रपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लेना है प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। तो अब कंसाइनर ने कितने यूनिट्स भेजे थे 1000, उसके लिए खर्चा कितना किया था, तो ये देखिए अकाउंट में दिख रहा है 3000 रुपए का खर्चा किया था, बराबर 1000 यूनिट्स भेजने के लिए 3000 का खर्चा किया। तो अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा 250, तो इसके लिए कितना, तो 3000 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाय 3000, 3 इंटू 250, ये आया 750। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 750। तो ये प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस आ गया कंसाइनर का। कंसाइनर ने 1000 यूनिट्स भेजे थे, उसके लिए 3000 खर्चा किया, तो 250 जो बचे उसका खर्चा कितना निकाल लिया हमने। इसके बाद प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। अब कंसाइनी का लेना एक्सपेंस, तो उसने भी 1000 यूनिट्स रिसीव किया था, इसके लिए खर्चा किया उसने टोटल 1700। लेकिन इसमें रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दोनों एक्सपेंसेस है, तो मैंने आपको लिस्ट भी दिया हुआ है, उसमें चेक कर लीजिए। तो इसमें कौन से एक्सपेंसेस किया था उसने, डॉक चार्जेस, कैरेज और सेलिंग एक्सपेंस। तो हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस मतलब रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं, और बाकी जो दो एक्सपेंसेस है डॉक चार्जेस और कैरेज, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, उसकी टोटल आती है 900, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ 900 लेना है, क्योंकि रिकरिंग एक्सपेंसेस हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लेते। तो 1000 के लिए अगर उसने 900 का खर्चा किया, तो 250 के लिए कितना, तो अगेन 900 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो ये कितना आएगा, चलिए देख लेते कितना आएगा, 225, ये आया 225, ठीक। अब इसकी टोटल करते हैं, 62,500 प्लस 750 प्लस 225, टोटल आ गया 63,475। इसकी टोटल 63,275। इसको बोला जाता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मिल गई सर। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई, इसको क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए। कहा, अकाउंट में। कौन से साइड में, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कौन से साइड में, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट के नाम से। कितना अमाउंट, 63,475। अब ये तो हो गया, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट है हमारे पास, है। दूसरा इफेक्ट आएगा। तो अगर कंसाइनमेंट के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक, तो इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक के डेबिट में टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन से नाम से, कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। कितना, 63,475, ठीक है जी, ठीक है।
इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, कुछ नहीं, अभी अकाउंट्स क्लोज करने हमको, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्लोज करना है। सबसे पहले हम कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करते हैं। जो साइड की टोटल ज्यादा वो दोनों साइड पे, तो क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है 3,03,457, 3,03,475, सॉरी 57 बोला मैंने, 475। यहाँ पे भी लिख देंगे 3,03,475। इसमें से ये टोटल डेबिट के आइटम्स की टोटल को माइनस करेंगे, जो बचेगा टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, कितना बचेगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आता है 33,975, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 33,975। ठीक, इसके बाद रामास्वामी अकाउंट को क्लोज करते हैं। यहाँ पे जो साइड की टोटल ज्यादा, दोनों साइड, तो डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है 2,40,000, यहाँ पे भी लिख देंगे 2,40,000, माइनस करेंगे क्रेडिट के आइटम्स को, जो बचेगा उसको बोला जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि यहाँ पे उसने भेजा या नहीं भेजा उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको बैलेंस बोल देंगे कैरिड डाउन। सो दैट इज 23,900, ये बैलेंस आता है 23,900। ठीक, इसके बाद गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करते हैं। बहुत सिंपल है, जिस साइड की टोटल ज्यादा दोनों साइड पे 2,50,000, यहाँ पे भी लिख दिया 2,50,000, इसमें से माइनस कुछ भी नहीं बचा 2,50,000। ये जो बैलेंस आता है इसको बोला जाता है टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये जो बैलेंस रहता है ये ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है, इसको बैलेंसिंग फिगर बोल देंगे, हो गया। इन्वेंट्री अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। जो साइड की टोटल ज़्यादा दोनों साइड में 63,475 माइनस 0, यहाँ पे बचा 63,475, इसको बोला जाता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर। इसको एक नेक्स्ट ईयर आगे सरका देना है, आपको शिफ्ट कर देना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से। कितना, 63,475। ओके, समझा, बहुत सिंपल है। आप फिर से अगर नहीं समझता तो वीडियो को फिर से रिज्यूम करके फिर से देख सकते हैं, आप इजीली समझ में आ जाएगा। काफ़ी अच्छे तरह से मैंने कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है। तो ये वीडियो कंसाइनमेंट की जो क्लोजिंग स्टॉक की जो क्वेरीज है आपकी, वो काफ़ी हद तक क्लियर कर देगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसी ही अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।